हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश दत्त शर्मा। एज यू वेरी वेल नो, आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट आईआईटी जेईई नीट इज कंटिन्यू इन द प्रोसेस। और आज हम डील कर रहे हैं इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 2 के साथ। After getting mastery in the chemical kinetics, then electrochemistry, now we are totally dealing with the equilibrium, and this is lecture number 2 regarding ली-चैटलियर प्रिंसिपल। क्योंकि इक्विलिब्रियम के केमिकल इक्विलिब्रियम पोर्शन में ली-चैटलियर प्रिंसिपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और आल्सो आई विल टेल हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस रिगार्डिंग ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 1 में हम रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल्स और केपी केसी की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जेईई नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, केपी केसी की प्रॉब्लम पर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलो आप आज डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 2। उसके बाद हम आयनिक इक्विलिब्रियम को पिकअप करेंगे। उसके अंदर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे पीएच के क्वेश्चन, बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 रिगार्डिंग ली-चैटलियर प्रिंसिपल। देखिए, ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब होने के बाद ये सेटअप काम करता है। देखो, ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं, स्टार्टिंग से बेसिक फंडामेंटल अगर मैं रिलेट करूं तो होता क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t 0 होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मैक्सिमम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0। क्योंकि रिएक्शन भी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है। लेकिन एज द टाइम प्रोसीड्स, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्टार्ट टू डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट टू इंक्रीज। क्यों? बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज रिएक्टेंट इज कंज्यूमिंग एंड प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग। भाई रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो उससे क्या होगा, एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेज आएगी जिस स्टेज पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, एंड दैट्स पर्टिकुलर स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चल रही है और उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हमको ऊपर कोई चेंज लेकर आते हैं, ध्यान से देखना क्या डेफिनेशन है प्रिंसिपल की, इसको एक बार समझ गए तो आपके मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ली-चैटलियर प्रिंसिपल हाउ इट इज अप्लाइड ऑन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो इफ ए रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज, अगर कोई रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में है उसके ऊपर कोई चेंज लाया जाए, जैसे इट मे बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आने से और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आने से, और चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर में चेंज आया रिएक्शन में, प्रेशर में चेंज आया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, द रिएक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में इट विल अंडो द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज, वो उस चेंज को अपोज करे। अंडो का मतलब है अपोज करना, अंडो का मतलब क्या होता है, अपोज द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियरिफाई करके दिखाऊंगा ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल, if I take the calcium carbonate that is solid and this reaction take place in presence of एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन है, तो हीट देनी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी मान लीजिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन जब तक इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इट इज इक्वल। जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, एंड देयर इज ए नो चेंज इन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई रिलेटिव चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जितने स्पीड से कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, उतनी ही स्पीड से ये दोनों प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होकर, रिकंबाइन होकर फिर से कैल्शियम कार्बोनेट उसी स्पीड से बना रहे हैं। तो दोनों तरफ स्पीड इक्वल है। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एक चेंज लेकर आता हूं। वो चेंज क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने बीकर का माउथ जरा सा ओपन करके 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बाहर से डाल दिया, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, मान लीजिए 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बाहर से ऐड कर दिया, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बाहर से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखो क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन में चेंज आ गया, और कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन में चेंज आ गया तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर नहीं रही, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के बराबर नहीं रही। इसका मतलब मैंने क्या किया,
इफ आई एडिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आई एम डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा हूं, ठीक है। तो अब रिएक्शन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ना तो हुआ क्या है, अब कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन हाई है और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 की कंसंट्रेशन लो है। तो अब पता क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है ना तब रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। और कब तक ही चलेगा ये, जब तक वो दोबारा से अपना इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले। क्या बोल रहा है मैंने, ध्यान से सुनना। इफ द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम इट इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम हैज बीन डिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। सो द रिएक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन up to that time till the equilibrium is re-established। इक्विलिब्रियम तब तक जब तक री-एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन चलती रहेगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब किस डायरेक्शन में चलेगी वो उसको हम चेक करेंगे। देखो मैंने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डाला बाहर से, तो इस तरफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। देखो हुआ क्या है, हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो देखो रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी जो उस इफेक्ट को अपोज करे। अब भाई इफेक्ट क्या हुआ है, हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, तो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाओ जिस तरफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। ये है ली चैटलर प्रिंसिपल। भाई हमने क्या किया, बाहर से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। कैसे, बाई एडिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं क्या करूंगा, द रिएक्शन विल शिफ्ट ऑटोमेटिकली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन so that concentration of calcium carbonate decreases and concentration of calcium oxide and carbon dioxide increases so that equilibrium is re-established। equilibrium क्या हो जाए, फिर से re-establish हो जाए। तो ये पॉइंट है। तो हम क्या बोलेंगे, if I add 10 gram of calcium carbonate the reaction automatically will shift in forward direction to decrease the concentration of calcium carbonate। this is the ली चैटलर प्रिंसिपल। इसका मतलब है अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कोई भी रिएक्शन में चेंज लेकर आओगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी जिस डायरेक्शन में उस चेंज को वो अपोज करे। जैसे आपने बाहर से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर बाहर से आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। जैसे बाहर से आपने, मान लीजिए बाहर से आपने कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर दिया होता, तो कैल्शियम ऑक्साइड बाहर से ऐड कर दिया होता। अब मान लीजिए ये चेंज नहीं है, अब यहाँ से चेंज है, आपने बाहर से कैल्शियम ऑक्साइड चेंज डाल दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करने से वो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ कंबाइन होता और वो क्या बनाता, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ताकि वो फिर से रीएस्टैब्लिश कर सके, इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल रिगार्डिंग ली चैटलर प्रिंसिपल। अब हम चेक करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है और रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करती है, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द ली चैटलर प्रिंसिपल। तो स्टार्टिंग का 10 मिनट का लेक्चर ये सुनना बहुत जरूरी था, जिससे आपकी ली चैटलर प्रिंसिपल को समझने में आसानी हुई होगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है पहले से ही और आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, कैसे, बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, टेम्परेचर, प्रेशर और इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, को बाहर से इनर्ट गैस आपने ऐड कर दी कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर, वो भी चेक करेंगे हम। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई चेंज आता है इक्विलिब्रियम के अंदर तो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगी ऑटोमेटिकली जिस डायरेक्शन में वो उस इफेक्ट को अपोज करे। ठीक है, उस इफेक्ट को क्या करे, अपोज करे, अंडो करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ली चैटलर प्रिंसिपल। चलिए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कि भाई ली चैटलर प्रिंसिपल आप अप्लाई कैसे करोगे, हाउ इट इज अप्लाइड। सबसे पहले क्या है, अब मैं जल्दी जल्दी समझा दूंगा। देखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा, आपको दो ही ट्रिक याद रखनी है इसमें, एनडीएस सर की है ट्रिक याद रखो। ट्रिक नंबर 1 ए से कह देता हूं एंड ट्रिक नंबर बी दूसरी ट्रिक। पहली ट्रिक क्या है, अगर देखो हम माने चाहे कुछ भी,
जब तक रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में होती है हम क्या कहते हैं, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होता है। लेकिन रिएक्शन अगर बैकवर्ड होती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाता है, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट की तरफ रिएक्शन आती है। लेकिन हम जर्नल बात करेंगे, अगर मैं कहूं इफ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अगर R4 रिएक्टेंट है, ठीक है, पूरा लिख देता हूं, तो फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो आप देख लेंगे। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड वाला है, और रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है तो रिएक्टेंट राइट हैंड साइड वाला है। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो ध्यान रखना रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर दूसरा इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये दो फंडामेंटल याद रखो, आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इट ऑन कंबाइनिंग देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। क्या बनता है, अमोनिया गैस बनता है। अभी मैं कह देता हूँ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और मैंने क्या कर दिया, अब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए क्या कर दिया, बाहर से कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इंक्रीज कर दिया। ये मैं इक्विलिब्रियम के ऊपर चेंज लेकर आ रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाबर प्रोसेस। हाबर प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इफ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता हूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का करता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, ताकि वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। आया फंडामेंटल समझ में, क्या कह रहा हूं, देखो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, आपने क्या किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। तो देखो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब लीच-एटलर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट सुनो। अकॉर्डिंग टू लीच-एटलर प्रिंसिपल, इफ आई अप्लाई द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑन दिस इक्विलिब्रियम, सो if I add nitrogen and hydrogen in this reaction, the concentration of this nitrogen increases, so equilibrium, the reaction automatically shift in forward direction to decrease the concentration of nitrogen and hydrogen, ठीक है, क्योंकि हमने बाहर से क्या किया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में ले जाओ जो इन दोनों की कंसंट्रेशन को घटाए, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, अमोनिया की प्रोडक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द production of ammonia, you have to increase the concentration of reactant nitrogen and hydrogen, because nitrogen if their concentration is high, so there will be more chances of recombination of nitrogen and hydrogen, so there will be more formation of ammonia, so reaction will take place through the forward direction, ठीक है, ये ऐसा होता रहेगा। अब क्या करते हैं, अगर मैंने क्या कर दिया बाहर से, अब मैं जैसे अमोनिया गैस है, ये रिएक्शन मान लो क्लोज कंटेनर में हो रही है, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली इन क्लोज कंटेनर, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली इन क्लोज कंटेनर। तो अमोनिया गैस की कंसंट्रेशन, अगर मैंने कंटेनर को थोड़ा सा ओपन कर दिया, मान लीजिए अमोनिया गैस को थोड़ा सा एस्केप आउट करवा दिया, ठीक है, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अमोनिया कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली और आपकी कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, ताकि अमोनिया की कंसंट्रेशन फिर से इंक्रीज हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीच-एटलर प्रिंसिपल, ये आपको याद रखना है। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट अभी बताया था इक्विलिब्रियम में है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। So if I increase the concentration of calcium carbonate, the reaction automatically shift in forward direction to decrease the concentration of calcium carbonate, ठीक है, वो चेंज आएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड लेके जानी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बैकवर्ड लेकर आनी है, ठीक है। मान लो इस रिएक्शन में अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, क्या इसकी अमोनिया की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर दें, मान लीजिए ये इफेक्ट नहीं है, अब ये है,
मैंने कह दिया बाहर से कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज। अब अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? व्हेन इट विल स्टार्ट टू डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्यों भाई? आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी जहां अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। और अमोनिया की कंसंट्रेशन कब डिक्रीज करेगी? जब ये डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा। सो रिएक्शन ऑटोमेटिकली कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया? चलिए अगला फैक्टर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन के ऊपर बताइए। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन के बाद दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो इसमें एक थोड़ा सा फंडामेंटल याद रखना, थोड़ी सी कंडीशन याद रखना। आप प्रेशर का इफेक्ट किस कंडीशन में चेक करेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप किस कंडीशन में चेक करेंगे? जहां पर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। मतलब इफ देयर इज ए रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन द गैसियस स्टेट ओनली दैट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर विल बी ऑब्जर्व्ड। मान लीजिए आप कोई ऐसी रिएक्शन डिस्कस कर रहे हो जिसमें आपका रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ सॉलिड स्टेट में है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो वहां पर आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या पड़ेगा? सो दिस कंडीशन ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम इट विल बी अप्लाइड ओनली इन दैट कंडीशन व्हेन क्या द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, आपको दो ट्रिक से बताऊंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। भी जिंदगी में गलत हो जाए तो बता देना। इसमें ए और बी दो ट्रिक है, ठीक है, दो ध्यान रखेंगे। भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? या तो आप प्रेशर को बढ़ाओगे या प्रेशर को घटाओगे, दो ही बातें होती हैं। क्योंकि रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो आपने कह दिया प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर रिएक्टेंट का नहीं बढ़ेगा, दोनों तरफ बढ़ेगा। क्योंकि रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में है ना, रिएक्शन दोनों तरफ सेम डायरेक्शन से चल रही है, दोनों तरफ है वो सेम स्पीड से चल रही है। तो आप रिएक्शन के अंदर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो दिस विल बी इक्विलिब्रियम प्रेशर, इट विल बी अप्लाइड इन द बोथ डायरेक्शन, राइट हैंड साइड एज वेल एज इन लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ अप्लाई होगा। तो इसमें दो बातें ध्यान रखेंगे। इफ इंक्रीज, देखो ध्यान रखना, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, आपको याद रखना है प्रेशर को इंक्रीज करते समय रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी इन विच नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेज। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ये अप्लाई कर देना, गलती नहीं होगी। अब हमें ये मत फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट साइड में कितने मोल है, प्रोडक्ट में कितने मोल है, हमें तो इफेक्ट देखना है। अगर प्रेशर रिएक्शन में इंक्रीज कर दिया, अगर प्रेशर इंक्रीजिंग है ये, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। ठीक है, आपको काउंट कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा है बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हैं इस रिएक्शन में तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज। ये याद रखो, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाओ जहां पर नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं, और प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन को ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में ले जाओ जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। बस इतना याद रखना है, बड़ा इजी सा फंडामेंटल है। अब देखो इसको, अब मैं इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को ली चाटलर प्रिंसिपल को अप्लाई करके दिखाता हूं कि हाउ इट इज अप्लाइड। सो इफ आई वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय द हाबर प्रोसेस, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस ऑन कंबाइनिंग देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। इन स्टार्ट दिस रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सो इफ आई इंक्रीज द प्रेशर इन दिस रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन में प्रेशर में इंक्रीज कर दूं, अगर इस रिएक्शन में मैंने क्या कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया,
ठीक है। तो पहले देखो नाइट्रोजन के 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कितने मोल है, NR मतलब 4, NR मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, क्योंकि नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। तो 1 मोल और 3 मोल कितने हो गए, 4 मोल। और अमोनिया भी गैस है, तो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इफ आई वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अगर मेरे को हाबर प्रोसेस में अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, इन दिस रिएक्शन आई विल इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज कर दूंगा मैं। तो क्या होगा, तो इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, क्योंकि मैं अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इस साइड कितने हैं, 4, और उस साइड कितने हैं, 2, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेज, क्योंकि इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, उस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 है। आगे फंडामेंटल समझ में, तो आपको बड़ा सीधा सा दिमाग लगाना है। अगर प्रेशर बढ़ाया है ना तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में ले जाओ जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं, बस नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो इस तरफ 4 हैं, उस तरफ क्या है, 2 हैं, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते ही अमोनिया की प्रोडक्शन हाई हो जाएगी, अमोनिया की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। अब यही रिएक्शन है और इस रिएक्शन में कह दूं प्रेशर घटा दिया, यही रिएक्शन है। अभी ये कंडीशन तो क्या थी, प्रेशर को इंक्रीज किया है, और प्रेशर इंक्रीज करते ही रिएक्शन कहाँ चली गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई, F4 फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो इसी रिएक्शन में कह देता हूं, अगर मैंने प्रेशर घटा दिया, प्रेशर घटाऊंगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं, इंक्रीज। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स इधर 2 है, इधर क्या है, 4 है, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सो इफ आई डिक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज की जगह कह दूं अगर डिक्रीज, इफ आई डिक्रीज द प्रेशर द रिएक्शन विल कम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इंक्रीजेज। इसका मतलब है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर combination of nitrogen hydrogen increases and more production of ammonia, but on decreasing the pressure reaction shift in backward direction and decomposition of ammonia starts। अमोनिया की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी एग्जामिनर फ्रेम करके दे सकता है, जैसे क्वेश्चन ऐसे होता, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर व्हाट इज द चेंज ऑन द रिएक्शन, तो आपसे कह दे कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन डिक्रीजेज, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज, ठीक है। आपसे कहते हैं डीकम्पोजिशन अमोनिया इंक्रीजेज, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ बढ़ते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अमोनिया की डीकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन इंक्रीजेज, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसके लिए एक एग्जाम्पल और लेता हूं ताकि आपका फंडामेंटल और क्लियर हो जाए। देखो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में कंबाइन होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है, ठीक है। एंड इफ आई रिएक्शन टेक प्लेस इन द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, दिस इज द एक्ट एज द कैटलिस्ट। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस कैटलिस्ट का काम है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। ये देखो रिएक्टेंट भी गैसियस कंडीशन में है और आपका कैटलिस्ट भी गैसियस कंडीशन में है, तो दिस इज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। और इस रिएक्शन को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन में काम आता है, दिस इज द लेड चैम्बर प्रोसेस। किसमें काम आता है ये, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में काम आता है, दिस इज द लेड चैम्बर प्रोसेस। और अगर इस रिएक्शन में आप दूसरा कैटलिस्ट यूज करोगे, नाइट्रोजन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अगर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट देखो गैसियस स्टेट में है और कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में है, तो ये हो जाएगा हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम और उस प्रोसेस को बोलेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो 2 प्रोसेस है, लेकिन अपने को ध्यान इस रिएक्शन में प्रेशर पे देखना है, ठीक है। सो इफ आई वांट टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, अगर मेरे को सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 2 और 2 अब बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब देखो 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के, 1 मोल ऑक्सीजन का, तो रिएक्टेंट साइड में कितने मोल हैं, रिएक्टेंट साइड में गैसेस के 3 मोल हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2 मोल हैं, ठीक है। सो इफ आई इंक्रीज द प्रेशर इन दिस रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाऊं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स 3 है, उस तरफ कितने हैं, 2, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ
सल्फर ट्राइऑक्साइड इंक्रीजेस। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखा दिया, आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, प्रेशर बढ़ता है तो रिएक्शन उस तरह डायरेक्शन में ले जाओ जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं, और प्रेशर घटता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में ले जाओ जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। सो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन। आ रहा है मजा? बिल्कुल। इफ यू आर रियली लाइकिंग द कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज हिट द लाइक बटन, और आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इससे पहले क्रैश कोर्स के सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएंगे। सारे लिंक मैंने बनाए हुए हैं ब्यूटीफुल, कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पूरे क्रैश कोर्स का लिंक बनाए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो चलिए आप देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम। चलिए अब चेक करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है, आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है। देखो क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर के बेस पर रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ भी सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बताता हूं, आपको ध्यान रखना है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सो इट विल डेफिनेटली फेवर एट लो टेम्परेचर। कुछ भी नहीं सोचना, ली चैटलर प्रिंसिपल गया भाड़ में, आप बस इतना याद रखो, और प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आपको, मैं ये कि वाई ऑन अप्लाइंग इक्विलिब्रियम, ऑन द अप्लाइंग द चेंज इन द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विल फेवर एट द लो टेम्परेचर, एंड इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, if the reaction is a endothermic reaction, it will definitely favor at high temperature। वो कहाँ पे फेवर होगी, हाई टेम्परेचर पर फेवर होगी। ठीक है, दोनों का एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले एक्सोथर्मिक का देखो। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों कंबाइन होती हैं और अमोनिया गैस की प्रोडक्शन होती है। किसकी प्रोडक्शन होती है? अमोनिया गैस की। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर कह दे और इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, मतलब अमोनिया की प्रोडक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया, अमोनिया की यील्ड अगर मेरे को इंक्रीज करनी है, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, देखो बड़ा ध्यान से। इस रिएक्शन में पहले टेम्परेचर का इफेक्ट समझाता हूं आपको। जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या सिनेरियो है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हीट रिलीज होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हीट रिलीज होती है। ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सिनेरियो है। एक्सो मीन्स एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो में आप तुम चेक करो, रिएक्टेंट साइड के अंदर और प्रोडक्ट साइड की तरफ जाते हैं तो हीट रिलीज होती है। तो प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज हो रही है ना, तो प्रोडक्ट एट हाई टेम्परेचर, प्रोडक्ट आपके हाई टेम्परेचर पर होते हैं, प्रोडक्ट्स आर एट हाई टेम्परेचर एंड रिएक्टेंट इज एट लो टेम्परेचर। ये बात आपको क्लियर हो गई। डेफिनेटली मैं क्या बोलूँगा, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट इज एट लो टेम्परेचर एंड इफ द हीट इज रिलीज्ड द प्रोडक्ट इज एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो मेरे भाई अब याद ये रखो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब पहले से हीट निकल रही है तो आप उस रिएक्शन में टेम्परेचर क्यों बढ़ाओगे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन को पहले से गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज़ी से गुस्सा आ रहा है उसको, तो आप उसको और गुस्सा दिलाओगे या उसके ऊपर ठंडा पानी डालोगे। तो सिंपल सी बात है ना, उसको आप कहोगे भाई कूल डाउन, चिल कर जा, गुस्से को थूक दे, तो ये वाली बात बोलोगे ना आप। ये तो है नहीं कि उसको भड़काओगे यार तो इससे कुट गया, इस छोटे से बच्चे से तूने मार खा ली, तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कीजिए। एक्सो मीन्स
हीट को वो इवोल्व आउट कर रहा है। तो जिस रिएक्शन में पहले से हीट निकल रही है तो उस रिएक्शन को आप लो टेम्परेचर पे करोगे ना, तो मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि लो टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाती है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके ऊपर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को क्या कर दो, डिक्रीज। भाई मैंने बोला है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर फेवरेबल होती है, तो मैं क्या कर दूं, इस रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। तो ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कोई रिएक्शन में आप कोई चेंज लेकर आते हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। मान लो ये रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम में है, इसमें हीट निकल रही है और मैंने क्या कर दिया, इस रिएक्शन का टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर दिया। तो रिएक्शन का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज को अपोज करे। तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर मैंने डिक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो रिएक्टेंट लो टेम्परेचर पर है, प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पर है, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी ना। तो अगर टेम्परेचर को घटाते हैं तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी जिस तरफ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर किस तरफ इंक्रीज करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी और फॉरवर्ड जाएगी तो अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, इफ द रिएक्शन टेक प्लेस एट द लो टेम्परेचर देन रिएक्शन टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करोगे तो भाई ध्यान रखना रिएक्शन किधर जाएगी, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, हाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन में अप्लाई करके दिखाते हैं आप। ठीक है, और हाँ देखो अमोनिया की प्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब है इस रिएक्शन की पहली कंडीशन तो क्या हो गई, लो टेम्परेचर। और मैंने बताया था इस तरफ रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 4 आ रहे हैं बेटा अभी। तो अगर देखो रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 4 और प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, तो अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ाता हूं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 4 से 2 की तरफ जाएंगे तो रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड जाएगी। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, मतलब टेम्परेचर लो होना चाहिए इस रिएक्शन में, प्रेशर हाई होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, और आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, क्योंकि रिएक्टेंट है ये नाइट्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता है तो रिएक्शन किधर जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो तीसरी कंडीशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अगर आपसे कहते अमोनिया की प्रोडक्शन करनी है तो कौन सी सुटेबल कंडीशन है, ऑप्शन ए लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी हाई प्रेशर, ऑप्शन सी हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारी कंडीशन फेवरेबल है, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी एक के अंदर मैंने तीनों कॉन्सेप्ट घुसा दिए, टेम्परेचर का भी, प्रेशर का भी और कंसंट्रेशन का भी। तो डेफिनेटली आपको मजा आया कि नहीं आया, डेफिनेटली आया। ठीक है, चलिए अब लेते हैं इसी फंडामेंटल को आगे बढ़ाते हुए एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या सिनेरियो होता है कि जब तक आप रिएक्टेंट को हीट नहीं दोगे ना वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये सिनेरियो एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है, ये सिनेरियो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में कि जब तक आप रिएक्टेंट को हीट सप्लाई नहीं करोगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब उल्टा हो गया, इसमें रिएक्टेंट तो हो गया हाई टेम्परेचर पर, रिएक्टेंट तो क्या हो गया हाई टेम्परेचर पर, और प्रोडक्ट क्या हो गया लो टेम्परेचर पर। मतलब यहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक्स लगानी नहीं है। मोस्टली आपको यूट्यूब पर लिंक मिलेंगे, आपको बताएंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे, उसमें dP/dt का रिलेशन ले लेते हैं या क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से समझाएंगे। इतना हाई लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, जब शॉर्ट में समझ में आ रहा है शॉर्ट ट्रिक से। भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिनेरियो क्या है, रिएक्टेंट को हीट नहीं दोगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट हाई टेम्परेचर पर है, प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पर है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं क्या करता हूँ, बाहर से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूँ, बाहर से मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ली चैटलर भाई साहब कहता है कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच टेम्परेचर डिक्रीजेज। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना रिएक्शन में, और रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चली जाएगी जिस तरफ
टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो रिएक्टेंट साइड का टेम्परेचर हाई है, प्रोडक्ट साइड का टेम्परेचर लो है, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने बोला था ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन एट फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, इसको आप हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। तो अगर इस रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, सो इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन, द मोर एंड मोर डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो देर विल बी मोर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर डिकम्पोजिशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब तक हम रिएक्शन का टेम्परेचर हाई रखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 की प्रोडक्शन होती रहेगी और होती रहेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन। आया फंडामेंटल समझ में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कूल टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर पर, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, फेवरेबल, ठीक है। तो आप ये दोनों फंडामेंटल याद रखेंगे, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं कुछ ब्यूटीफुल फंडामेंटल। ये 3 इफेक्ट तो आपके हमारे हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ेगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। चौथा है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, कैटलिस्ट नेवर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। याद रख लो अपनी बात को, इक्विलिब्रियम को कभी अफेक्ट नहीं करता कैटलिस्ट। क्यों नहीं करता? बिकॉज एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन द विद द सेम स्पीड। सो कैटलिस्ट ओनली मे अफेक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन टू रीच द इक्विलिब्रियम फास्टर। बस कैटलिस्ट क्या कर सकता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में सेम स्पीड से हो रही है। तो अगर आप रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, वहां पर आप कैटलिस्ट डालते हो, वहां पर क्या करते हो, कैटलिस्ट डालते हो। सो कैटलिस्ट विल अफेक्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विद द सेम एक्सटेंट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, इट अफेक्ट्स the rate of forward and backward reaction with the same extent। इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर कोई रिएक्शन है तो कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को ना एक ही एक्सटेंट से, एक ही स्पीड से अफेक्ट करता है। तो ना तो रिएक्टेंट के अमाउंट में चेंज आएगा, ना प्रोडक्ट के अमाउंट में चेंज आएगा। सो इफ द रिएक्शन इट इज इक्विलिब्रियम एंड इफ यू ऐड द कैटलिस्ट, द रिएक्शन विल स्टिल रिमेन इन इक्विलिब्रियम बिकॉज कैटलिस्ट नेवर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, इट ओनली affect the reaction to reach the equilibrium faster. But if the reaction it is already in equilibrium, the reaction after adding the catalyst will remain continue in the equilibrium. So there will be no effect of the catalyst on the equilibrium condition. ये आप पॉइंट नंबर 4 याद रखेंगे। दूसरा देखो, 5वां इफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का कोई रिएक्शन नहीं होता वैसे तो, क्योंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव होती है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आपने बाहर से कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी, ठीक है, सो इट विल नॉट रिएक्ट विद द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बट इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द वॉल्यूम एंड प्रेशर। क्योंकि बाहर से इनर्ट गैस डालोगे तो गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो वो अंदर जाके कंटेनर में वॉल्यूम को और प्रेशर को अफेक्ट करेगी। तो डेफिनेटली वहाँ पर इनर्ट गैस का आपका कंटेंट बढ़ जाता है। तो हम इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पे, तो ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, तो देखिए इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस अगर 2 कंडीशन में मिलेगी, क्वेश्चन आपको 2 कंडीशन मिलेगा। इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं बाहर से, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है या कांस्टेंट प्रेशर है, दोनों आपको गिवन मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ध्यान रखना देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगा, ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, दोनों सेम रहेगी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन विल स्टिल रिमेन इन द इक्विलिब्रियम। If the inert gas is added at constant volume, there will be no effect on equilibrium। ये ध्यान रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इफ द इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। लिख लो इस पॉइंट को, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट, ठीक है। अगर रिएक्शन इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाते हैं और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ये 2 मोल्स और ये 2 मोल्स, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अगर इस रिएक्शन में मैं कह दूँ इन दिस रिएक्शन हीलियम इज एडिड, हीलियम ऐड कर दी बाहर से इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने बाहर से हीलियम ऐड कर दी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो आपसे कह दे रिएक्शन में किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ठीक है। तो देखो हीलियम गैस ऐड की है, इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड की है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में ले जाओ जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं, इंक्रीज। तो देखो इधर 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के, 1 मोल ऑक्सीजन का, तो रिएक्टेंट साइड में कितने मोल है, 3 मोल है, और प्रोडक्ट साइड में कितने मोल है, 2 मोल है। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो 2 से 3 की तरफ, तो रिएक्शन किस तरफ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड स्टार्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रिएक्शन और देता हूँ कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों मिलके अमोनिया गैस बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह दूँ बाहर से हीलियम गैस ऐड कर दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीलियम गैस ऐड कर दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपसे कह दे व्हाट इज द चेंज ऑन दिस रिएक्शन, तो हम कहेंगे देयर विल बी नो चेंज इन द concentration of the reactant and product because the inert gas is added at constant volume। और जब inert gas constant volume पे ऐड की जाती है तो equilibrium पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। तो रिएक्शन में दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी और रिएक्शन विल स्टिल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। तो एडिशन ऑफ inert गैस आप याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं 3 इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपको बताता हूँ जहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट जेईई मेंस क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो, आपको एक पॉइंट याद रखना है, जैसे आप हाइड्रोजन, वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है आइस, सबको पता है वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या होती है, आइस, और ये वाटर के लिक्विड फॉर्म ले लिया हमने, ठीक है। इधर जाएंगे तो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है मेल्टिंग, और वापस आएंगे तो ये प्रोसेस हो रहा है फ्रीजिंग, सबको पता है। तो अब देखो अगर इस रिएक्शन में क्या क्या इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। मान लीजिए एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आइस है, कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं और कुछ पानी है, और कंटेनर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से मेल्टिंग हो रही है आइस की, उसी स्पीड से वाटर की फ्रीजिंग हो रही है। क्यों? कारण क्योंकि वाटर, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आइस भी मेल्ट होती है और जिस टेम्परेचर पर वाटर भी फ्रीज होता है। तो रेट ऑफ मेल्टिंग इट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो इफ द कंटेनर हैज सम आइस क्यूब्स एंड ice cold water at 0 degree Celsius, then the concentration of the ice cold water and ice cube will remain constant at equilibrium, but the rate of melting and rate of freezing will keep on continue at the same speed. This is a very interesting phenomena, ठीक है। अब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। मान लो इस रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। क्या इंक्रीज कर दिया? टेम्परेचर। तो आपको पता है टेम्परेचर मेल्टिंग को फास्ट करता है। टेम्परेचर क्या करता है? मेल्टिंग को फास्ट करता है। तो नो डाउट उसमें सोचना ही नहीं है भाई। अब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, तो अगर इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सोचना ही नहीं है, रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी आपकी, ठीक है। यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस टेक्स प्लेस, आइस की मेल्टिंग हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन अगर अब आता है दूसरा क्वेश्चन, अगर इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा दिया, क्या कर दिया?
प्रेशर बढ़ा दिया। तो ध्यान रखना जितने भी फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आएंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम के, ये आपकी फिजिकल इक्विलिब्रियम है। देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या मिलेगा, सॉलिड लिक्विड के बीच में, लिक्विड गैस के बीच में और गैस लिक्विड के बीच में, ये तीन इक्विलिब्रियम आपको सेटअप मिलेंगे, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस और गैस लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड गैस भी कह सकते हैं। तो ये आपको इक्विलिब्रियम मिलेंगे। इन फिजिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट ध्यान रखना। सीधी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, चलिए देखिए, देखो अगर हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर अप्लाई करने से सॉलिड मेल्ट होगा, ठीक है। सो आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड कंडीशन। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर नो डाउट, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होता है वो एंडोथर्मिक स्टेप होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी एंड मेल्टिंग ऑफ आइस टेक्स प्लेस। लेकिन क्वेश्चन आता है बहुत इंटरेस्टिंग, अब प्रेशर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा इस इक्विलिब्रियम के ऊपर, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो ध्यान रखना, जब भी फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो, बताया, चाहे वो लिक्विड से गैस हो, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस की तरफ हो, इस इक्विलिब्रियम में हमेशा ध्यान रखना प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी। ये ट्रिक लिख लो, एनडीए सर की बनाई हुई ट्रिक, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब भी फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, इस इक्विलिब्रियम में जब भी प्रेशर इंक्रीज हो तो ध्यान रखना रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी मेरे भाइयों जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और मैं वॉल्यूम का ऑर्डर लिख देता हूं आपको, ध्यान रखना। देखो पानी की, वाटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों में ध्यान रखना द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स, यानी कि वेपर स्टेट में, यानी कि पानी की अगर वाटर की गैसियस स्टेट है, ध्यान रखना वॉल्यूम के सेंस में वाटर की गैसियस स्टेट में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है वॉल्यूम के अंदर वाटर की सॉलिड स्टेट का, ठीक है, और तीसरा नंबर आता है वॉल्यूम की सेंस में वाटर की लिक्विड स्टेट का। तो ये टर्म याद रखना, ये जिसको याद है कभी भी प्रेशर के क्वेश्चन उसके फिजिकल इक्विलिब्रियम में गलत नहीं होंगे, ठीक है। गैसियस स्टेट के अंदर वाटर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, फिर सॉलिड स्टेट और फिर आपका लिक्विड स्टेट, ठीक है, गैसियस, सॉलिड और लिक्विड। अब देखो प्रेशर बढ़ाएंगे, रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाएंगे तो अब एक बात देखो, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, मोर वॉल्यूम दिख रखा है, वाटर की सॉलिड स्टेट का मतलब आइस ऑक्युपाई मोर वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि आइस की डेंसिटी जो होती है ना वो वाटर से कम होती है, और डेंसिटी वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मास तो सेम है ना, सेम अमाउंट ऑफ द मास ऑफ द आइस इज कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, तो मास सेम है, तो वॉल्यूम डेंसिटी में रिलेशनशिप समझो, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, यानी कि समझ के आ गया, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। अब डेंसिटी कम होती है तो नो डाउट वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो द सॉलिड स्टेट ऑफ द वाटर, सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर दैट इज आइस, दैट इज मोर वॉल्यूम एंड इट हैज लेसर वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अब वॉल्यूम मोर से लेस की तरफ जाएगा तो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस टेक्स प्लेस, मेल्टिंग ऑफ आइस टेक्स प्लेस। तो ध्यान रखना हाई प्रेशर पर आइस की मेल्टिंग होती है, आइस की मेल्टिंग होती है। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन प्रोसेस ध्यान रखना इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो दूसरा आप फंडामेंटल बड़ा आसानी समझ जाओगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वाटर की लिक्विड स्टेट ले लेता हूँ और यहाँ पर वाटर की गैसियस स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्चुअल स्टेट है लिक्विड और यहाँ पर है गैसियस स्टेट यानी कि वेपर। अब लगाओ दिमाग, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में देखो, सॉलिड का कॉन्सेप्ट हटा देता हूँ,
सॉलिड का कॉन्सेप्ट मैंने हटा दिया, अब ये आ गया वाटर का लिक्विड स्टेट के अंदर। अब आप देखो वाटर, पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। नो डाउट आप पानी को बॉयल करते हो, पानी को बॉयल करते हो तो क्या बनता है, वेपर बनता है, यानी कि बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये कंडीशन क्या है, ऊपर वाला स्टेप, फॉरवर्ड स्टेप है बॉइलिंग, और गैस को वापस लिक्विड में जाते हो तो वो होता है कंडेंसेशन, यानी कि जिसको हम कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं, गैस कंप्रेस हो जाती है उसके अंदर। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक स्टेप है। तो नो डाउट इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन टेक प्लेस। क्या होगा, वेपोराइजेशन टेक प्लेस। देयर विल बी मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स की अमाउंट बढ़ेगी। ठीक है, अब प्रेशर का फर्क देखते हैं। प्रेशर के फर्क में क्या है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी ट्रिक के अकॉर्डिंग जहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज करता है, लेकिन अभी मैंने बताया है लिक्विड स्टेट में लेसर वॉल्यूम होता है और वेपर स्टेट में मोर वॉल्यूम होता है। और ये तो सबको पता है, गैस ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम बिकॉज इट इज ऑक्यूपाई होल ऑफ द स्पेस इन विच इट इज फिल्ड, ये गैस की प्रॉपर्टी है। तो अब देखो क्या होगा, अब रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाएंगे, अब इस कंडीशन में प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम घटता है। अब ये मोर वॉल्यूम से लेस वॉल्यूम की तरफ आएगी। अब यहाँ पर मेन बात है, यहाँ पर होगा रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आने का मतलब है गैस से लिक्विड बनेगा। गैस से क्या बनेगा, लिक्विड, यानी कि अब लिख दूंगा मैं कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। पहले वेपोराइजेशन हो रहा था, अब कंडेंसेशन हो रहा था। क्यों, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट टू कंप्रेस। भाई गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी, और गैस कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन किस तरफ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और मोर एंड मोर लिक्विड विल बी फॉर्म। तो वहां पर वेपोराइजेशन होता है हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड आती है। ट्रिक क्या है, उस डायरेक्शन में जाती है जिस तरफ वॉल्यूम घटता है। ठीक है, जिस तरफ वॉल्यूम घटता है, कभी गलती नहीं होगी, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर भी हो गया। चलो अब बात करते हैं तीसरी। अब आपको पता होगा जितने भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स होती हैं उनको कहते हैं हाई प्रेशर में भरा जाता है। और ये बात एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट ने बताई थी, उन साइंटिस्ट का नाम था विलियम हेनरी। विलियम हेनरी, यानी कि आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स होती है उसे मान लो CO2 गैस फिल की जाती है। ठीक है, और वो गैस लिक्विड के साथ जाके सेट हो जाती है, यानी कि गैस का लिक्विड के साथ क्या है, कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर बन जाता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। यही बनता है, याद रखेंगे, प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। गैस कंबाइन होती है लिक्विड के अंदर और वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। तो अगर इस रिएक्शन को एस्टेब्लिश करना है तो क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। जैसे ऑल द सॉफ्ट ड्रिंक एंड कोल्ड ड्रिंक बोटल्स दे आर फिल्ड एट हाई प्रेशर। वो हाई प्रेशर पे क्यों भरते हैं उसका रीजन बताता हूं। देखो गैस के केस में, क्या कह रहा हूं मैं, गैस के केस में यहां पर क्या होता है, मोर वॉल्यूम, ठीक है, ये तो लिक्विड है और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, तो यहां पर ये पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड। वो गैस इन लिक्विड में सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड है, तो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, लेसर वॉल्यूम होता है। क्या होता है, लेसर वॉल्यूम। तो अब देखो इस रिएक्शन में अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, प्रेशर इंक्रीज, तो मैंने कहा था प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जिस तरफ वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो अब अकेले गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है और सॉल्यूशन में जाने के बाद उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, तो गैस रिएक्शन ऑटोमेटिकली कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सो गैस विल सेटल डाउन इन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, सो इट विल बिकम गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस, all the cold drink and soft drink bottles, all the carbonated drink bottles, they are filled at high pressure. क्यों, to increase the solubility of CO2 in the liquid, ताकि उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर CO2 गैस की सोलिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपको याद रखना है गैस की जो सोलिबिलिटी होती है
गैस की जो सोल्यूबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर, ठीक है, लिख देता हूँ, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना, एक गैस को अगर आप लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो, सो मोर एंड मोर प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस, उस गैस के ऊपर आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, मोर एंड मोर गैस विल बी डिजोल्व इन द लिक्विड एंड देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ द गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय विलियम हेनरी, दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो गैस और लिक्विड के बीच में सम काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, चाहे वो वंडर वाली क्यों ना हो। तो गैस और लिक्विड के बीच में जाके सेटल डाउन होगा, तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, तो यहाँ पर हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज हो रही है तो सीधी सी बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और दुनिया को पता है, तो बता चुका मैं कि ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर एट लो टेम्परेचर, फेवर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में दो कंडीशन है, अगर वो आप गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, प्रेशर शुड बी हाई एंड टेम्परेचर शुड बी लो। यानी कि कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स को हम तभी तो हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स को रेफ्रिजरेटर में इसलिए स्टोर करते हैं, टेम्परेचर लो होता है और CO2 गैस की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स में बनी रहती है। ठीक है, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा ना, तो पता क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से द CO2 गैस विच इज प्रेजेंट इन द कार्बोनेटेड ड्रिंक बोटल इट विल ट्राई टू एस्केप, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होंगे, गैस और लिक्विड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन होंगे टेम्परेचर बढ़ने से, और टेम्परेचर बढ़ने से गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होंगे, सो गैस विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द बोतल। गैस क्या होगी, बोतल से बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो उस कोशिश में क्या होगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। चलो ये भी हो गया। अब लास्ट फंडामेंटल पढ़ते हैं जिसके ऊपर जेई मेंस और जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और वो है एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन देखो, कार्बन का ग्रेफाइट फोम, कार्बन का ग्रेफाइट फोम हम कन्वर्ट कर रहे हैं डायमंड के डायमंड फोम में, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहली बात तो अपने माइंड में सेट कर लो, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक स्टेप है ये। कैसा स्टेप है, एंडोथर्मिक, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एलोट्रोप। कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं ना, 2 तो नेचुरल है, ग्रेफाइट और डायमंड, एक आर्टिफिशियल है फुलरिन। तीनों आइसोटोप के अंदर ध्यान रखना, तीनों एलोट्रोप के अंदर ध्यान रखना, ग्रेफाइट इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। और प्योरेस्ट फॉर्म पूछे, प्योर फॉर्म, वो फुलरिन होती है। सबसे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ग्रेफाइट, सबसे प्योर फॉर्म फुलरिन होती है। ध्यान रखना, ग्रेफाइट इज द थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप। ठीक है, तो ग्रेफाइट का डायमंड में जाना डेल्टा H पॉजिटिव होता है। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में बताया था हाई टेम्परेचर फेवरेबल होती है। तो इसकी पहली कंडीशन से सुन लो, अगर इस रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर इस रिएक्शन में क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। सोचना ही नहीं है, रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात, इस रिएक्शन में जब प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ पर लगेगी NDS सर की ट्रिक, अभी बताई थी। जिस रिएक्शन में प्रेशर का इफेक्ट देखना हो और जहाँ पर सॉलिड सॉलिड, देखो ग्रेफाइट भी सॉलिड होता है, डायमंड भी सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, और जहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात आए, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। तो क्या देखते हैं, तो मैंने कहा था प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज करता है। ये ट्रिक याद रखो, पहले ही बता चुका। in increase in the pressure the reaction will shift in that direction in which volume decreases। अब वॉल्यूम कैसे पता लगाओगे, अरे भाई कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है ये बात कि डेंसिटी डायमंड की
ग्रेफाइट से ज़्यादा होती है, ग्रेफाइट से क्या होती है, ज़्यादा होती है, पता है ना। डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि डायमंड के अंदर मॉलिक्यूल्स एटम क्या होते हैं, कार्बन एटम्स आर क्लोजली पैक्ड इन द 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, सो डायमंड इन द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, तो डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और ग्रेफाइट में ईच कार्बन इज अटैच्ड टू द 3 डिफरेंट कार्बन एंड द हेक्सागोनल सीट लाइक अरेंजमेंट, सो उसके अंदर क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो नॉट डाउट, तो डायमंड इज मोर टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू, इसलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है और डायमंड हार्ड होता है। हार्डनेस डायमंड की इसकी डेंसिटी से रिलेट करती है और इसलिए अब डेंसिटी डायमंड की ज़्यादा है, डेंसिटी डायमंड की ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा ना, उल्टा हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द डायमंड इज लेसर एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। डेंसिटी पता था, वॉल्यूम पता लगा लिया, अब पता लगा तो ये इक्विलिब्रियम कहता है प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ ले जानी है, उस तरफ शिफ्ट करनी है जिस तरफ वॉल्यूम घटता है। तो मेरे भाई ग्रेफाइट का वॉल्यूम हाई होता है, मोर वॉल्यूम, और डायमंड का वॉल्यूम क्या होता है, लेसर वॉल्यूम, क्योंकि डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम, ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में भागती है जिस तरफ वॉल्यूम घटता है, तो वॉल्यूम मोर वॉल्यूम से लेस वॉल्यूम, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। तो दोनों बात ध्यान रखना, ग्रेफाइट टू डायमंड रिएक्शन हो तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी फॉरवर्ड और प्रेशर बढ़ाते हैं तो भी रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसके बारे में किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब दूसरा लेक्चर था ये इक्विलिब्रियम का, इसके बाद आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। देखो जो आपका चैप्टर था ना केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें यही कॉन्सेप्ट आते हैं तीन। एक तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kp Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन, और आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल के फॉर्मूले और क्वेश्चन। तो ये सारे हम फंडामेंटल क्लियर कर चुके हैं, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का सारा फंडामेंटल हम क्लियर कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। जैसे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट उठा लेंगे, पीएच, बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कैसे क्वेश्चन टैकल करने हैं, हाउ टू गेट मास्टरी इन द इक्विलिब्रियम, यू मस्ट हैव टू स्टे कनेक्टेड विद एनडीएस सर, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। अब आपको मैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कह दूँ PCl5 सॉलिड है, ये डिकम्पोज होकर बनाता है PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। और एक रिएक्शन और है कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको फोस्जीन गैस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फोस्जीन कार्बोनिल क्लोराइड, ये डिकम्पोज होकर बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। ये दोनों रिएक्शन एक कंटेनर में चल रही हैं, ये दोनों रिएक्शन एक कंटेनर में चल रही है। दीज आर रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इन ए कंटेनर। अब मैं कहता हूं बाहर से इफ वी ऐड कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर बाहर से कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। देखो PCl5 कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, दूसरा PCl5 कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, तीसरा PCl5 कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, और चौथा कहता हूँ Cl2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, ठीक है। ये चारे कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं। चलो अब देखो, ये रिएक्शन चल रही है कंटेनर में, बाहर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डाल रहे हैं, और अब समझो दिमाग, बाहर से ये गैस ऐड कर रहे हैं, ये गैस आ रही है और आ रही है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कौन सी साइड में है,
प्रोडक्ट साइड में है। तो मैंने आपको बताया था जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागती है। किधर भागती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप बाहर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऐड करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को क्लोरीन चाहिए ताकि वो कार्बोनिल क्लोराइड बना सके। जैसे मैंने बोल तो दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, लेकिन अकेला कार्बन मोनोऑक्साइड COCl2 थोड़ी बना देगा, नहीं बनाएगा ना। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसको Cl2 ज़्यादा चाहिए, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Cl2 की कंसंट्रेशन डाउन जाएगी। क्यों? क्योंकि Cl2 विल कंबाइन विद द कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या करेगा? ये तो यहाँ की Cl2 भी ले लेगा। जो PCl5 की डीकम्पोजिशन हो रही है, PCl5 की डीकम्पोजिशन से PCl3 और Cl2 बन रहा है ना। अब होगा क्या? इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड विल कंबाइन विद मोर एंड मोर Cl2। ये ज़्यादा Cl2 के साथ कंबाइन होगा तो ये Cl2 भी ले लेगा और ये Cl2 भी ले लेगा। ठीक है, तो Cl2 की कंसंट्रेशन तो क्या हो रही है? डिक्रीज। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है Cl2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, कट कर दो इसको। अगला देखो, अगर Cl2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, Cl2 की कंसंट्रेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, तो Cl2 को PCl5 के साथ कंबाइन होने का मौका नहीं मिलेगा PCl3 के साथ। ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? Cl2 के साथ कंबाइन होएगा ज़्यादा Cl2 के साथ, तो यहाँ की Cl2 भी ले लेगा ये, तो कार्बोनिल क्लोराइड। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इस रिएक्शन में कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि फोस्जीन गैस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। फोस्जीन गैस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये Cl2 के साथ कंबाइन होकर उतना ज़्यादा ये बनाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा। अब Cl2 की कंसंट्रेशन घटेगी तो Cl2 कंसंट्रेशन घटेगी, सो इट विल हैव लेसर चांसेस टू कंबाइन विद PCl3। समझ में आया? अगर Cl2 की कंसंट्रेशन घटेगी तो PCl3 के साथ इसके कंबाइन होने के चांसेस क्या हो गए? कम। तो PCl3 की कंबाइन होने के चांसेस कम हो जाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन कम जाएगी, तो आपका PCl5 कम बनेगा, तो PCl5 की कंसंट्रेशन भी क्या चली जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो PCl5 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। PCl5 कंसंट्रेशन डिक्रीज। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। PCl5 कंसंट्रेशन बढ़ नहीं सकती, कांस्टेंट भी नहीं रह सकती, Cl2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी, और इसलिए PCl5 की कंसंट्रेशन क्या करेगी? यहाँ पर डिक्रीज करेगी। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। तो दिस इज द ऑल अबाउट द ली चैटलर प्रिंसिपल। आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल बेहद पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे व्यूज़ जरूर देंगे। जो चैनल पे नए हैं भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड यस सर, आपको ऐसे ही नए नया ज्ञान देते रहेंगे और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में डेफिनेटली मास्टरी दिलाते रहेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट लक्ष्य को हर हाल में पाना है। थैंक यू सो मच।